सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग वर्क एनर्जी पावर डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। उसका जस्ट 2 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं क्या पढ़े थे। पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा था दिस इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, है ना। इसमें कौन कौन सा फोर्स हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है तुम्हें। ग्रेविटी का फोर्स इस चैप्टर में, स्प्रिंग फोर्स, यही दो अभी इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है, और अनटिल अनलेस कुछ कहा हुआ हो। ठीक है। सो हाउ potential energy is defined? This is defined as change in potential energy is equal to negative of work done by conservative force. तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया, इसको एकदम ध्यान में रखना। ठीक है। इसी डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया। लास्ट लेक्चर में हमने इस पे फोकस किया था। बच्चों अगर 2 पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज ए ले लिया, ये पॉइंट सपोज बी ले लिया, और इसके बीच का डिस्टेंस है h। सो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होगा यू बी माइनस यू ए डिराइव करके लाए एम जी एच। अगर यहाँ पे एक ब्लॉक एम है, अभी बाद में ब्लॉक को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो इतना आएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी किसका है? दिस पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो है अर्थ प्लस बॉल ब्लॉक सिस्टम का। लेकिन रफ लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं इस ब्लॉक का इतना पोटेंशियल एनर्जी है। इज इट क्लियर? अब हम लोग रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस कहां पे जीरो लें? सो इट्स अपॉन यू, तुम कहीं भी रेफरेंस जीरो ले सकते हो। सो इफ वी टेक रेफरेंस एट ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ले लोगे तो बी पॉइंट का पोटेंशियल बोल देंगे एम जी एच, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल तभी बता सकते हैं जब हम कहीं न कहीं कुछ रेफरेंस लिए हैं, अदरवाइज हमें डिफरेंस पता होता है। सो यू आर फ्री टू चूज रेफरेंस एनी पॉइंट पे, कुछ भी। जीरो की जगह तुम 5 जूल भी ले सकते हो। किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो रेफरेंस पॉइंट से इंडिपेंडेंट होगा। लैंग्वेज समझ में आया क्या बोला? किसी को दिक्कत इसमें बच्चों? सर। सो अब बात करते हैं। सर आपने एक होमवर्क दिया था। हाँ, होमवर्क ले लेते हैं। सो एक बॉल का तो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बार फिर से ऐसे बताता हूं कि अगर यहाँ पे तुमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिया है रेफरेंस, तो यहाँ से h हाइट ऊपर अगर कोई ब्लॉक है मास का, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा प्लस mgh रेफरेंस से ऊपर।
रेफरेंस से अगर नीचे है कोई ब्लॉक m मास का, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, ये h डिस्टेंस नीचे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -mgh। ये हमने बताया था। और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, बिकॉज mg का फोर्स नीचे है। इफ वी गो इन दिस डायरेक्शन, कोई mg वर्क नहीं कर रहा, फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो डेल्टा u 0 होगा इफ वी मूव इन दिस डायरेक्शन, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो ये सारा पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था। एंड देन उसके बाद हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा और कहा कि एक पार्टिकल नहीं, मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस। एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और इसका कहा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो तुम कहोगे कि सर टोटल मास तो एक जगह पे नहीं है, तो कुछ मास का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है, कुछ का थोड़ा ज्यादा है, कुछ l डिस्टेंस पे है। तो इसको हमने डिराइव करके लाया था कि इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg, न 0 न l, इसका l/2। बाद में इसी को कहेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। ओके, चूंकि ये यूनिफॉर्म है इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब अगर एक और सवाल दे दें, नयन पटेल से पूछ लेते हैं। नयन पटेल, अगर मान लो कि हाँ सर। एक ऐसा रॉड हो, कैन यू गेस कि इसका मास m, इसका लेंथ l और ये एंगल थीटा है, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड? कैन यू गेस कितना होगा? ये केस है 1, ये केस लेते हैं 2, u1 इतना है, u2। कोई गेस करे, जो गेस दिल में आ रहा है वो बता दो, मैसेज कर सकते हो। mgl/2 sin थीटा। बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पे मान लेंगे, है ना, थोड़ा गेस कर रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ मास है, इतना हाइट ही है। हॉरिजॉन्टल से तो कोई मतलब नहीं, हाइट मैटर करेगा। यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 ले रहा हूँ, ये भी बताना जरूरी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 इन दिस लेवल। यहाँ भी 0 लिया था। सेकेंड केस में आ जाएगा mg, और ये हाइट मैटर करेगा हमारे लिए l/2 साइन थीटा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल दे दे, दिस इज m, L शेप का रॉड है और अभी ऐसा प्लेस्ड है। कैसे प्लेस है? कोई फोर्स लगा के ऐसे रखे हुए है। इसका भी मास है, इसका भी लेंथ है, इसका भी मास है, इसका भी लेंथ है, और ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 का लेवल हो गया। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस L शेप्ड रॉड? गौरव, गौरव, गौरव सुन पा रहे हो? कितना होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी? कैन यू गेस? L शेप्ड रॉड का जिसका टोटल मास 2m है। ये रेफरेंस है 0 का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 का।
अच्छा, मैसेजेस आ रहे हैं। विधि ने आंसर कर, विधि बहुत अच्छा कर रही है। अथर्व ने भी आंसर किया था पिछले का, सर अगर दोनों सरफेस पे डिफरेंट फ्रिक्शन होता तो व्हाट वुड बी इक्वेशन। सब डिस्कस करेंगे अथर्व, एक रोटेशंस नाम का एक चैप्टर है जहां पे हम लोग ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे। अमोघ थोड़ा कोशिश करो, शायद तुम्हारा आंसर गलत है। अथर्व तुम्हारा भी आंसर गलत है, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक की हो। टेक अनदर अटेम्प्ट। विधि, यस विधि तुम्हारा आंसर राइट है। देखो ये कितना आसान सा तो सवाल था। इसमें देखो, इस रॉड को दो रॉड जैसा मान लेते हैं। एक रॉड जो यहाँ पे है, इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, और दूसरा इस रॉड का लिखना है। तो इस रॉड का तो अलग अलग एलिमेंट अलग हाइट पे है, तो उसका हमने फंडा देखा कि ये सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं। हालांकि सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ाया है, बट बताया, इंटीग्रेट करके निकाला है। तो पहला रॉड का हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट रॉड, ये हो गया सेकेंड रॉड, mgl/2 प्लस दूसरा रॉड का हर एलिमेंट एल हाइट पे है। ऑल्दो ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ये भी एल पे, ये भी एल पे, ये भी, हर एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी mgl वाला ही है। मतलब उसका मास, पूरे रॉड का मास mgl। तो कितना हो गया, 3mgl/2। कुछ बच्चों को रियलाइज हुआ क्या, हाँ ये तो सही इजी था और हमने गलत सोच लिया। हाँ सर। ये इजी था, बहुत इजी। कुछ बच्चों ने कहा हाँ सर ये रॉड का तो ऐसा होगा। चलो अब हम आते हैं जो लास्ट क्लास में सवाल दिए थे। लास्ट क्लास में सवाल दिए थे, उसको अथर्व ने, दो बच्चों ने मुझे भेजा था, अथर्व एंड विधि ने, बाकी कोई ने मुझे भेजा था आंसर के। लास्ट जो दिया था सवाल वो इन सवाल से भी अच्छा था, और वो ये था कि एक चेन है जिसका मास m, लेंथ l और 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है। मास m, लेंथ l, 1/3 पार्ट इज हैंगिंग। और मैंने कहा था इस लेवल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लो। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस चेन का, भी कहोगे ये सारा पार्ट तो 0 पोटेंशियल एनर्जी पर रखा है, तो इसका तो 0 ही होगा, प्लस, क्योंकि हाइट ही नहीं है, रेफरेंस लेवल पे ही है। और ये सारा पार्ट रेफरेंस लेवल से नीचे है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कहां पे रखा हुआ है, इफेक्टिवली इसके हाफ पे। सो दिस इज l/3, तो ये हो जाएगा l/6। तो इसका मास अगर m डैश लिख दिया, कितने का मास, ये पार्ट का मास मान लिया है m डैश, तो m डैश g l/3 नहीं, l/6। और अब तो समझ ही सकते हो कि m डैश क्या होगा, l लेंथ का मास m है, तो 1/3 लेंथ का मास 1/3 होगा, m/3 g l/6। और दोनों बच्चों ने जो मुझे भेजा था उसने सही किया था। बाकी बच्चों ने सॉल्व किया था घर पे खुद से, कितने लोगों ने सही किया? हाँ सर, मैंने भेजा था आपको। अच्छा, चेतना ने भेजी थी, अरे यार देखा नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया। प्रणव,
पिछला सवाल सॉल्व किया था घर पे होमवर्क? किया था सर। गुड। एक और सवाल लेते हैं जो अच्छा सा सवाल होगा, लेकिन उसका हाफ पार्ट कर रहा हूं मैं। बच्चों 2 ब्लॉक है ना, और ये वर्टिकल प्लेन में अरेंजमेंट है। ये सवाल मैं बाद में कराऊंगा, और मेन सवाल जो है थोड़ा बड़ा है, बट अभी हमें छोटा सा चीज, जो मेन चीज है वो देखना है। ये मान लो लेंथ है L, और ये भी लेंथ है सपोज L। अभी सिचुएशंस रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी तुम्हारा U1 है, और जब इसको छोड़ दिया तो बताओ कैसा सिचुएशन होगा, ये कैसे मूव करेगा? दिस इज फिक्स्ड। क्या ये ब्लॉक सीधे नीचे आएगा? क्या आ सकता है नीचे सीधे? क्योंकि नहीं सर, ये स्ट्रिंग है। तो कैन यू गेस कि ये जो आएगा ये तो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए आएगा, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है, स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स्ड है। सो न्यू सिचुएशन ऑफ द ब्लॉक विल बी लाइक दिस। रेड कलर से फाइनल सिचुएशन बता रहा हूं। अगर मैं कहूं कि इसका उस समय जस्ट कोलाइड करने से पहले इसका वेलोसिटी कुछ रहेगा v1, एंड ये जो ब्लू व्हाइट कलर वाला दूसरा स्ट्रिंग है ये उस समय कुछ ऐसे रहेगा, और मुझे पता है कि ये ब्लॉक जो है M2 वो थोड़ा ऊपर आ गया होगा। मान लो कि सफिशिएंट लेंथ है नीचे कि पुल इसे स्ट्राइक नहीं किया है। ओके, सो ये रेड कलर में जो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में है वो है U2। कैन यू फाइंड कि व्हाट इज U1 माइनस U2? मतलब इनिशियल माइनस फाइनल पूछ दिया है। व्हाट विल बी द चेंज? चेंज कितना होगा? What will be change in gravitational potential energy? चलो, मैंने सफिशिएंट टाइम दे दिया, 2-3 मिनट टाइम मैंने दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूं। पहले थोड़ा सा एकदम बेसिक से चलता हूं कि एक एक करके बताता हूं कि रेफरेंस कहीं तो तुम लोगे। तो पहले मैं बताता हूं, एक काम करो, कहीं एक पॉइंट पे रेफरेंस ले लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो व्हाट विल बी U1? M1 का तो हो जाएगा 0, और M2 का तुम कहोगे सर ये लेंथ तो दिया नहीं है, तो मान लेते हैं ये लेंथ है तुम्हारा, कुछ ले लेता हूं H1 है, मुझे दिया हुआ नहीं है। M2 GH1, और साइन क्या हो जाएगा? माइनस। H1 दिया नहीं है बच्चों।
सो इसमें किसी को तकलीफ अगर मैंने H1 मान लिया तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट H1 हमारे आंसर में चाहिए नहीं। सेकेंड केस के लिए मैं लिख रहा हूं U2। अब बताना U2 में M1 ब्लॉक बच्चों यहां आ गया है, रेफरेंस लेवल से कितना डिस्टेंस नीचे, ये डिस्टेंस L है, तो ये भी L होगा। और गौरव बताएगा, क्या लिखूं गौरव यहां पे? गौरव नहीं सुना, क्या मैं इतना लिखूं? अप्रूव कर रहे हो तुम लोग? यस सर। प्लस M2 का, M2 का कहोगे सर ये डिस्टेंस कुछ तो हो जाएगा, अब ऊपर चला गया ये H2, तो कहोगे सर M2 G H2 और माइनस साइन तो रहेगा ही क्योंकि रेफरेंस से नीचे है। हमने पूछा है U1 माइनस U2, U1 माइनस U2 करोगे तो आ जाएगा M1 GL, चेक कर लो, U1 माइनस U2 और माइनस M2 G, चेक करना, ये H1 माइनस H2 है, ना H1 दिया हुआ है ना H2 दिया हुआ है। H1 माइनस H2 क्या होगा? ये डिस्टेंस क्या है H1 माइनस H2? सो यू विल से दैट कि सर देखो, ये जो स्ट्रिंग था पहले, इतना पार्ट इधर था दूसरे वाले स्ट्रिंग का इस तरफ, अब कितना पार्ट इधर है? अब इतना पार्ट इधर, इधर ज्यादा हो गया है, हो गया है कि नहीं? तो ये जो पार्ट इस तरफ स्ट्रिंग का बढ़ा है वो इधर से ही तो घटा होगा, तो इधर से ये कितना ऊपर गया होगा? तो ये लेंथ माइनस ये लेंथ, मैं लिखता हूं और तुम बताना कि सर मैं सही लिख रहा हूं बच्चों कि नहीं लिख रहा हूं। H1 माइनस H2 हो जाएगा, दिस इज 2L, दिस इज L, तो जाएगा 2L होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट 5L से ही बताया, माइनस L ऑलरेडी था, इतना हो जाएगा। सो हमारा आंसर जो U1 माइनस U2 होगा M1GL माइनस M2G रूट 5 माइनस 1 इंटू L, ये U1 माइनस U2 होगा। फिर से तुम लोग रियलाइज करो कि हाँ सर, ये थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हम भी लिख लेते, या कुछ बच्चों ने लिखा भी होगा। क्या कोई बड़ी चीज थोड़ी पढ़ाता हूँ यार, कुछ तो पढ़ाता हूँ, फिजिक्स में कुछ पढ़ना है क्या? कुछ नहीं है, ये सब कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटी सी चीज है। ये पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्या? अच्छा, ये डेराइव कर लिया, डेरिवेशंस में किसी को दिक्कत नहीं होगा, इंटीग्रेशन में लिमिट पुट कर दिया, mg इंटू 2r बाई पाई आ गया इसका आंसर। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया बच्चों कि अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी लेंथ पे, एक पॉइंट पे नहीं है, तो भी इंटीग्रेशन के हेल्प से निकाल लेंगे। बाकी तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत टफ इसमें नहीं आएगा इंटीग्रेशन वाले सवाल, और जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। A spring force is a conservative force.
ये स्प्रिंग ले लिया, ये नेचुरल लेंथ में भी ये है, अब इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। ये थोड़ा कंप्रेस्ड हो गया है ना। अभी ब्लॉक ऐसे सोचो, सो स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है, kx इधर, और तुम इसको ना स्प्रिंग को थोड़ा सा x डिस्टेंस से ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, उसके बाद फर्दर कंप्रेस किया dx से, तो du इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, निगेटिव ऑफ kx किधर लग रहा है बच्चों, टुवर्ड्स राइट, डिस्प्लेसमेंट किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट, एफ डॉट डी एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। कहोगे सर आप एलिमेंट क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं एक्स डिस्टेंस कंप्रेस करने में फोर्स लग जाएगा के एक्स इंटू एक्स, कैन वी राइट दिस, नहीं, बिकॉज अलग अलग पॉइंट पे फोर्स अलग है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर टोटल एक्स किया है तो अलग अलग पॉइंट पे एक्स है, तो सिंपली फोर्स के एक्स तो एक्स कंप्रेशन पे फोर्स है, इसलिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। पहले ये रियलाइज करो व्हाई वी आर इंटीग्रेटिंग, बिकॉज फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, डिफरेंट पॉइंट पे फोर्स डिफरेंट है। तो टोटल अगर पोटेंशियल सर कितना है, सर हमने एनएलएम में पढ़ा था कि वो स्प्रिंग फोर्स कंप्रेशन पे और इलोंगेशन पे के एक्स नॉट होता है, तो वो तो कांस्टेंट रहता है, मतलब यूनिफॉर्म रहता है। नहीं नहीं नहीं, कंप्रेशन हो या इलोंगेशन हो, फोर्स क्या होगा, के एक्स होगा, और जिधर कंप्रेशन है मतलब फोर्स क्या होगा, वापस लाना चाहेगा नेचुरल लेंथ में। तो सार्थक हमने अभी यहाँ पे जो बताया वो डिफरेंट चीज बोला, मैंने बोला कि अभी ये नेचुरल लेंथ है, अब पहले कंप्रेस, जब कंप्रेस करना शुरू किए तुमने, सपोज 5 सेंटीमीटर से कंप्रेस करना है तुझे, तो जब 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किए तो k इंटू 1 लगेगा फोर्स, जब 2 सेंटीमीटर कंप्रेशन है तो k इंटू 2 सेंटीमीटर, अलग पॉइंट पे अलग फोर्स लग रहा है, इजंट इट। यस सर। तो अब अगर मैं कहूं कि 1 सेंटीमीटर से लेकर के 0.1 सेंटीमीटर में कितना वर्क किया होगा, तो तुम कहोगे रफली k इंटू 1 सेंटीमीटर सपोज फोर्स लगा, तो k इंटू 1 इंटू 0.1 इतना वर्क हुआ, साइन में निगेटिव होगा, स्प्रिंग ने वर्क किया। फिर जैसे से आगे जाएगा 2 सेंटीमीटर पे अगर है कंप्रेशन, 2 से 1.1 फर्दर कंप्रेस करना है तो कितना फोर्स वर्क करेगा, k इंटू 2, दिस इज द फोर्स, दिस इज डिफरेंट, हालांकि 0.1 का ही डिस्प्लेसमेंट किया है। तो अलग अलग पोजिशंस पे वर्क डन डिफरेंट होगा, इवन सेम कंप्रेशन के लिए, dx के लिए। Why? Because k इंटू एक्स होता है फोर्स, फोर्स इज वेरिएबल। क्या ये रियलाइज हुआ सार्थक? यस सर। 100% रियलाइज हुआ? हाँ सर। पहले तो यही रियलाइज करना है कि इंटीग्रेट कर क्यों रहे हैं, जरूरत है क्या, तो कहोगे यस सर यहाँ जरूरत है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। देखो ये माइनस डेफिनेशन से, ये वर्क डन का डेफिनेशन से आया माइनस, और ये पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन से, तो प्लस हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2, डी का इंटीग्रेशन u आएगा, लेकिन यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते हैं u1, और जब x से कंप्रेशन है तो मान लेते हैं u2। नेचुरल लेंथ का मतलब हुआ u1 कब है, जब x 0 है, u2 कब है, जब x x है। तो आया x कंप्रेशन का पोटेंशियल एनर्जी माइनस नेचुरल लेंथ का पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस 0 तो गया। This is the definition, but generally we take
potential energy of a spring in natural length at 0. Potential in the spring 0 in natural length. जनरली लेते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, आईआईटी के सवाल में 99% केस में रहेगा नेचुरल लेंथ में ले लिया है 0. तो अगर u1 को 0 ले लिया तो u2 इज इक्वल टू, जनरली u बोल देता हूं, कितना हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर. इज इट क्लियर? Yes, sir. इनफैक्ट सेम थिंग होगा एक्सपेंशन में भी, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा जो हमने बताया था. वर्क डन दोनों केस में सेम आया था. इनफैक्ट मैंने यहाँ पे डिराइव करके बताया, हम डायरेक्टली भी बता सकते थे क्योंकि वर्क डन ऑलरेडी हमने निकलवाया है. वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमने देखना पिछले लेक्चर्स में ये निकलवाया था. वर्क डन इन work done by a spring force in elongation or compression, ये निकलवाया है by x from natural length. ये ऑलरेडी निकलवाया था और ये कितना आया था वो बता देता हूँ. -1/2 kx square. -1/2 kx स्क्वायर आया था. सार्थक ने एकदम सही बताया. और मैं बता देता हूँ कि जब ये आया था तो अभी हमने डेफिनेशंस क्या दिया बच्चों, डेल्टा यू का निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. तो डेल्टा यू का मतलब हुआ फाइनल, मतलब u2 माइनस u1 माइनस ऑफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि वर्क डन माइनस हाफ के स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया. तो ये डायरेक्टली भी हम बता सकते थे, इंटीग्रेट भी कर लिया, बात बराबर ही है. आवाज पहुंच रही है सही सही कि मैं स्लो बोल रहा हूँ काफी? सही है सर. ठीक है. चलिए, मैं थोड़ा थ्रोट में इन्फेक्शन इसलिए पहला 2 क्लास में लिया भी नहीं, 2 क्लास कैंसिल रहा, लेकिन तुम लोगों का प्यार मुझे कहा कि नहीं यार ले लेते हैं क्लास, इसलिए मैं स्लो भी बोल रहा हूँ. सो बहुत छोटा सा सवाल हमने जो दिया है ये तो सबसे सॉल्व होना चाहिए. निशांत ठाकुर, क्या होगा सवाल का जवाब? श्यामा ने बता दिया, सार्थक ने बता दिया. चेतना, अनिकेत, तुम्हारा आंसर बाकी से अलग आ रहा है, ऐसा क्यों? निशांत ठाकुर, मुझे लगता है गलत आंसर है तुम्हारा. अमोक सही है, अंकित सही है. नयन पटेल करेक्ट. शिवम, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है. प्राप्ति, क्या होगा आंसर इसका? u इज इक्वल टू, कितना आसान तो सवाल है यार, हाफ के एक्स स्क्वायर.
इनिशियल तो 0 कहीं दिया है। हाफ के कितना है 200 न्यूटन पर मीटर। मीटर में x दिया है सेंटीमीटर में, तो तुम स्मार्ट बच्चे हो, तुम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, सबको ऐसा यूनिट में स्क्वायर, है ना। तो ये 2 गया 100 इंटू, देखो ये मीटर स्क्वायर है, ये क्या है मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर इंटू 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻²। मीटर स्क्वायर, जब ये मीटर और मीटर चला जाएगा क्या बचेगा 1 न्यूटन मीटर, और इसी को जूल भी बोलते हैं बच्चों। तो मैंने यहां भी समझा दिया कि न्यूटन मीटर इज जूल। सो 1 जूल विल बी योर आंसर। देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। Find ratio of energy stored in the two spring U1 by U2। ये हो गया स्प्रिंग 1, ये हो गया स्प्रिंग 2 इन इक्विलिब्रियम स्टेट। कितना होगा, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसको सॉल्व कर पाता है, कौन कौन बच्चा दिमाग लगाता है। दो मिनट का टाइम है, सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ठीक है। सो 2 मिनट की जगह मुझे लगता है 4-5 मिनट हमने दे दिया टाइम। लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, 6-7 बच्चों ने 25 में से। अब देखो हमें करना क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब अब ब्लॉक कोई मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में, हर ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है। सो मुझे लगता है न्यूटन्स लॉ से तुम कह सकते हो फर्स्ट स्प्रिंग में अगर इलोंगेशन x1 है तो k1 x1 इज इक्वल टू, कैन वी से कितना होगा बच्चों, mg या 3mg, कैन यू गेस। 3mg। 3mg जी 3mg, बहुत बढ़िया, 3mg 3mg। ना। कुछ बच्चे mg लिख दिए होंगे, तो 3mg हो गया। तो एक इक्वेशंस तो ये बन गया। सिमिलरली अगर कैसे किसी को नहीं समझ में आया तो क्या करना है, यहां से ऐसे इसका पूरे सिस्टम का एबिलिटी ड्रॉ कर लो। ये 3m मास है, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, k1 x1। सिमिलरली k2 x2 अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा, इसमें इलोंगेशन x2 अगर है तो k2 x2 2mg को बैलेंस कर रहा है, 2mg। बट कहोगे सर सवाल तो पूछा गया है u1 अपॉन u2, दैट मीन्स हाफ k1 x1 स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ k2 सर 9:8 है क्या आंसर? x2 स्क्वायर। हाँ पहले देखो तो बीच में जब समझा रहे हैं तो बीच में क्यों बोलना, जब मैं समझा रहा हूं तो पूरा फोकस नयन पटेल इधर होना चाहिए। अभी तूने आंसर दिया, इसका मतलब तुम मेरे, जब मैं समझा रहा हूं तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, दिस इज रॉन्ग वे टू स्टडी। जब मैं समझा रहा हूं तो फुल फोकस शुड बी ऑन योर बोर्ड।
जितना होमवर्क करना, जितना टाइम दिया सॉल्व करने के लिए उतना में कर लिया तूने। अभी क्या करना है, k1 x1 स्क्वायर डिवाइड बाई k2 x2 स्क्वायर, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अगर तुम स्मार्टनेस दिखाना चाहते हो तो तुम ऐसे कर सकते हो, k1 स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइड बाई k2 स्क्वायर x2 स्क्वायर, और इसको देखो तो k2 बाई k1। कैन वी राइट इन दिस वे? थोड़ा सा स्मार्टनेस। क्यों ऐसा किया? बिकॉज देखो k1 x1 पता है, तो k1 x1 का होल स्क्वायर पता है। सो k1 x1 अपॉन k2 x2, सॉरी ये x2 है, k2 x2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/2, 9/4, 3/2 का स्क्वायर इंटू k2 बाई k1, k2 बाई k1 कितना हो जाएगा? 1/2, दैट इज इक्वल टू 9/8। 9/8 इज योर आंसर। आया समझ में? नयन पटेल क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। हाँ, और ये भी देखा कि जब हम बोर्ड पे बता रहे हैं तो उसमें ध्यान देना है। तुम अपने जो करे थे इट्स ओके। यस सर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी में पढ़ाने वाला हूं, एकदम ध्यान से सुनना। वर्क एनर्जी थ्योरम में फिर से मेंशन कर रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक और ऑफ ए सिस्टम। तब हम सिस्टम के लिए ले रहे हैं, चेंज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। यही पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी चल रहा है, एकदम ध्यान से सारे बच्चे देखना। ऑल फोर्सेज में बच्चों कुछ फोर्सेज होंगे इंटरनल फोर्सेज सिस्टम का, और सिस्टम पे कुछ होगा एक्सटर्नल फोर्सेज। सारे फोर्स का वर्क डन मतलब इंटरनल का भी वर्क डन, एक्सटर्नल का भी वर्क डन। इंटरनल फोर्सेज में भी बच्चों दो हो सकता है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, प्लस ऐसे लिख रहा हूं मैं, इंटरनल कंजर्वेटिव हो सकता है, और कुछ हो सकता है इंटरनल फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव हो, और प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज। सो ये क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम को ही हमने ऐसे लिख लिया फिर से। अब इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज एक नहीं दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स को लिखते हैं निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम को ही लिख रहा हूं मैं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू को इधर लेके आ जाओ, वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। डेल्टा के का मतलब क्या हुआ? डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। किसी भी स्टेप में डाउट तो बताना, साथ साथ तुम लोग लिखते जाओ। केएफ
मैं इसको ना थोड़ा राउंड कर देता हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। KF प्लस यूएफ, के प्लस यूएफ को ना बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, KI प्लस UI को बोलेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली, और ये हो गया फाइनली। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एक नया टर्म लिख दिया, मैकेनिकल एनर्जी। सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी को डिनोट किससे किए हैं? कैपिटल ई, ई लिखा हूं, ई, ABCDE वाला ई। सर वहाँ पे जो वर्क है वहाँ पे वो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव है ना, हाँ, राइट हैंड साइड में। वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, यह है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज। ठीक है सर ये फाइनल रिजल्ट है क्या? हाँ, अभी और भी लिखेंगे, अभी पूरा जैसे जैसे मैंने लिखा वो लिखना है, जिसको ब्रैकेट में किया इसको लिखो या इसको लिखो, ये चीज ज्यादा ध्यान देना है, ये वाला जो लिखा है। फिर इसी को अभी और आगे लिखना है, दूसरे पेज पे ले जाऊंगा। सर 1 मिनट सर। ठीक है, लिख लो यहाँ से। आगे बढ़े। सो इसी को मैं फिर से लिख रहा हूँ, EF टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस EI इनिशियल, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज। अब देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पे पढ़ा रहा हूं, प्रिंसिपल। इफ वर्क डन by इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज 0, इसका मतलब या तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज प्रेजेंट ही नहीं हो, और अगर प्रेजेंट है भी तो वर्क डन क्या कर रहा है, 0। या तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज प्रेजेंट ही नहीं हो, और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज प्रेजेंट भी है तो वो 0 वर्क कर रहा है। एंड ऑल्सो एक्सटर्नल फोर्सेज का भी वर्क डन 0 हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेज प्रेजेंट ही नहीं हो, और अगर प्रेजेंट है भी तो 0 वर्क कर रहा है ना। फोर्स लगता है तो भी 0 वर्क होता है कभी। इफ वर्क डन बाय दिस, मतलब सिंपली कहूं कि इफ दिस ऐसा है, देन कंडीशनल हो गया, क्या लिखेंगे, EF माइनस EI इज इक्वल टू 0, मतलब EF इज इक्वल टू EI। दिस इंप्लाइज क्या कहेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी, कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी will remain conserved। साथ साथ तुम लोग भी लिखो,
This is called principle of conservation of मैकेनिकल एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ, शॉर्ट में कभी कभी गलती से मैं बोल दूंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान देना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इसको बहुत जगह पे यूज करेंगे. लेकिन बच्चों ये हमेशा नहीं रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं रहेगा, कंडीशनल है. क्या कंडीशन है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 हो, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 हो, तभी हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे. इज इट क्लियर? सो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा. अब ये समझ में तब आएगा जब 2-4 हम एग्जाम्पल्स लेंगे. When we will take some examples, then certainly you will understand this. बट जितना थ्योरी लिखा, जब तुम खुद से रिवाइज करोगे तो ये सारा टर्म तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे कैसे हम प्रोसीड किए, कहां से स्टार्ट किया, वर्क एनर्जी थ्योरम से. चलो, किसी को कुछ पूछना है तो बोल दो. सब आगे बढ़ते हैं. कोई भी थ्योरी तभी क्लियर होता है जब हम उस पर कुछ बेस्ट एग्जांपल्स लें. पहला सवाल ले रहे हैं, ठीक है. बच्चों एक ऐसा ट्रैक दिया हुआ है और यहाँ पे ग्राउंड पे एक स्प्रिंग लगा हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट है K, है ना, एंड दिस इज इनिशियली इन नेचुरल लेंथ. and this surface is smooth. अब यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको क्या कर दिया, पुश्ड स्लाइटली. मतलब इनिशियल वेलोसिटी लगभग 0 से थोड़ा ज्यादा दिया. क्या हुआ, ये नीचे नीचे स्लाइड करना शुरू किया, स्लाइड करते करते यहाँ पे आया. तो जब स्प्रिंग के पास पहुंचा है उस समय इसका वेलोसिटी क्या है, when it will reach, just reach at a spring. उस समय क्या वेलोसिटी से पहुंचेगा, what will be the velocity. दूसरा, पहला लिख रहा हूं, what will be velocity when block will reach to a spring. Just before. दूसरा, find maximum compression in the spring. ये दोनों सवाल बहुत ही आसान है, मैं एनर्जी कंजर्वेशन से करूंगा. तो देखो इसमें सवाल क्या क्या है.
अभी मैं अर्थ, स्प्रिंग, ब्लॉक, ये सबको सिस्टम ले लेते हैं। मैं कोई अदर से अलग से कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन नहीं है प्रेजेंट, मतलब इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है प्रेजेंट। बचा नॉर्मल, नॉर्मल का तो वर्क डन 0 होगा। बचा mg, mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है, इंटरनल फोर्स लेते हैं, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे। स्प्रिंग फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे। सो इन दिस केस वी कैन से दैट कि मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। इज इट क्लियर? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। सो इन दैट केस हमारा पहला सवाल सॉल्व करना है, तो इसका ये हो जाएगा फाइनल और ये हो जाएगा इनिशियल। अब तुम्हें ये करना है कि रेफरेंस कहाँ पे लें। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 रेफरेंस, देयर इज नो डाउट। सो व्हाट इज EI, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी? तो कहोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखो पहली बार कर रहा हूं तो मैं एकदम हर चीज लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इनिशियली 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज mgh, रेफरेंस लेवल से hi2 पर है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में तो ये। सो EI कम्स आउट एज mgh। if we talk about EF, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का लेट्स वेलोसिटी इज v, तो हाफ mv²। देखना कितना आसान सा है सवाल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0 बिकॉज उस लेवल पे आ गया। स्प्रिंग अभी भी नेचुरल लेंथ में है, अभी स्ट्राइक नहीं किया है। तो अभी इतना एक्सप्लेन करके लिखा है, यहाँ से EI इक्वल टू EF कर दो तो V इक्वल टू आ जाएगा √2GH। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? नयन पटेल बताओ। हाँ सर समझ गया। सर हम इसे बिना एनर्जी कंजर्वेशन के कर सकते हैं क्या सर? कैसे करोगे बताओ? नहीं सर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर, कर सकते हैं क्या? वही सोच रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि कैसे, कुछ सोचा कैसे कर सकते हैं? क्या लगाओगे कुछ तो बताओ। दूसरा सवाल था मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। देखो मैं फिर से छोटी छोटी चीज को बता रहा हूं। जिस समय ये स्प्रिंग कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस है, कब होगा? जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस समय स्प्रिंग में स्प्रिंग विल बी in maximum compression state। क्या ये सवाल लॉजिक समझ में आया? When velocity of the blocks becomes 0, तभी स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में रहेगा, क्योंकि जब तक वेलोसिटी है तब तक स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, एक समय 0।
तो EI फिर से वही लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल 0। EF में काइनेटिक एनर्जी फिर से 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। सो EI इज इक्वल टू EF लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। मुझे लगता है ये सारे सवाल तो बहुत ही आसान लग रहे होंगे। x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2mgh/k का रूट। सो आज का लास्ट सवाल। देखो ये सिचुएशन है। सर हम्म सर वो हमने जो लास्ट क्वेश्चन लिया था उसमें एक्सेलरेशन का कुछ रोल नहीं होगा क्या? एक्सेलेरेशन बीच में कुछ रहा होगा, ब्लॉक का अलग डायरेक्शन रहा होगा, कुछ रहा होगा। हम वर्क पावर एनर्जी ये जो मेथड है ये तब हम अप्लाई करते हैं, हमने पूछा था कि इनिशियल कुछ दिया हुआ वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज क्या है, फाइनल पोजीशंस क्या होगा, ये सारी चीजों को समझने के लिए। बीच में उसका मोशन कैसा हो रहा है हमारे लिए बहुत कंसर्न नहीं है। एक्सेलेरेशन वाला पार्ट से हम डिफरेंट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी ये सब बताते थे, टाइम बताते थे। यहाँ पे टाइम ये सब की जरूरत अगर पूछेगा तो ये नहीं लगाएंगे। शुरुआत में हमने ये बताया था। अभी जैसे देखो समझ में आ जाएगा कि कब ये लगाना है कब नहीं लगाना है। जैसे मैंने ये सवाल अभी पूछ दिया कि स्प्रिंग के फ्री एंड से 3.9 मीटर अवे इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है 2 kg का। द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। पूछा जाए इफ मैक्सिमम compression in the spring is during the motion, maximum compression in the spring is 10 centimeter, then find K। ये सवाल हमने दे दिया। अब देखो अभी हम क्या करेंगे, बीच में इसका मोशन कैसा है क्या है वो सब जानने की जरूरत नहीं। दिस इज हमारा इनिशियल सिचुएशन, और जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया है वो ये हमारा हो गया फाइनल सिचुएशन। अब मुझे पता है अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी conservation between initial and at maximum compression। Is it clear? बीच में उसका कैसा मोशन है नहीं पता, जानने की जरूरत नहीं है। सो बताओ हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल टोटल एनर्जी, या मैं अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखता हूं,
उसी चीज को मैं EI इक्वल टू EF से अभी किया था, अभी क्या लेता हूं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, दिस इज इक्वल टू 0। बात सेम ही है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में लिख सकते हैं डेल्टा ई 0 या डेल्टा ई था क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को मैं कभी ऐसे लिखूंगा, कभी ऐसे लिखूंगा, कभी ऐसे लिखूंगा KI प्लस UI, है ना, या कभी लिखूंगा डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, इसको ऐसे बोलूंगा डेल्टा के इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो लॉस माइनस है तो लॉस, मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी बोलूंगा। तो ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, सब एक ही चीज है। इज इट क्लियर ना। तो मैं देखो अभी ऐसे लिखा, कहोगे डेल्टा के क्या हो जाएगा, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल भी तो 0 है, प्लस डेल्टा यू, डेल्टा यू में बच्चों दो है वो डेल्टा यू, एक है डेल्टा यू किसका, ग्रेविटी का, और एक है डेल्टा यू किसका, स्प्रिंग का, दिस इज इक्वल टू 0। डेल्टा यू ऑफ द ग्रेविटी, देखो फाइनली कहाँ गया बच्चों, देखो यहां से यहां आया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, निगेटिव है फाइनल और इनिशियल में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है या पॉजिटिव है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है या बढ़ रहा है ग्रेविटी का, एनीवन, घट रहा है। घट रहा है। अगर मान लो, अब देखो रेफरेंस तुम कहीं भी ले सकते हो, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो ये h घटा है ना, ये हाइट, तो तुम कहोगे निगेटिव होगा, डेल्टा यू ऑफ द ग्रेविटी माइनस mg इंटू h हो जाएगा, लेकिन ये वाला h होगा ये, प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, पहले नेचुरल लेंथ में था, अब कंप्रेस्ड है, तो कितना हो जाएगा, कंप्रेशन सपोज x है, हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या माइनस m कितना है 2 है, g है, h इज व्हाट, h इज 3.1 प्लस 1 4 साइन 16, सॉरी साइन 37, सो यहां से सॉल्व कर लोगे, हाफ के x कितना है, x इज 0.1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा m g, h हो जाएगा 4 इंटू साइन 37 3/5, ओके। अब इसको यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा, यू विल गेट k। क्लियर है सर। कितना आया k का वैल्यू, किसी को तो आया होगा k का वैल्यू, सायमा ने बता दी k का वैल्यू, k ये हो गया 100, नीचे चला जाएगा, ये 5 हो गया 4, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100, है ना, 9600 न्यूटन पर मीटर।
अब इसी सवाल में मैं आगे बढ़ता हूँ। सर वो डिस्टेंस सर एक मिनट 3.9 दिया सर, था लास्ट क्या? पेज। डिस्टेंस 3.9 दिया हुआ था ना। क्या दिक्कत आई? नयन पटेल कुछ कहना चाह रहे थे। सर लास्ट पेज सर। तो इतना स्लो कैसे रहता है यार? तू तो ऋषभ जैसा है जो जेबी बैच में है बच्चा। तू इतना स्लो कैसे रहता है? मैं सर हमेशा आज ही हो रहा है सर वो ऐसा। अरे नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि साथ साथ चल। तो उसी सवाल को ले रहा हूँ मैं थोड़ा, बाकी सारा डेटा सेम रख रहा हूँ, सिर्फ इसको म्यू देता हूँ। म्यू कुछ है, म्यू इज नॉट 0। और k का वैल्यू दे दिया सपोज 4000 न्यूटन पर मीटर। k का वैल्यू दे दिया, तो पिछले सवाल से अलग हो गया, मतलब ये एक नया सवाल है, डेटा सब लगभग वही है। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना किया? 0.1 मीटर का, मतलब 10 सेंटीमीटर का। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ये लास्ट सवाल आज का। म्यू कितना होगा? तो कहोगे सर कैसे निकालें? क्या इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं? नो सर। कैन वी अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? कहोगे नो। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? बिकॉज म्यू है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तुम लोग ठीक है सर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं अप्लाई करते, मैं ये तो लिख ही सकता हूँ ना, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू, कौन वर्क करा? फ्रिक्शन का वर्क डन, है ना। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो नहीं लिख करके डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये लिखेंगे, इजंट इट? तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वही चीज है। तो डेल्टा के में क्या लिखूंगा? व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कह रहा है कि फाइनली भी रुक गया है, प्लस व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी माइनस 0, 0 माइनस 0, ये हो गया डेल्टा के। सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना। डेल्टा क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 प्लस डेल्टा यू में किसका किसका डेल्टा यू? ग्रेविटी का, और किसका डेल्टा यू? स्प्रिंग का। दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। कितना हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, म्यू, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा कितना? म्यू इंटू एन, स्लाइडिंग है, म्यू इंटू एन, एम जी cos 37, ये हो गया फ्रिक्शन। पीछे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 मीटर का, इतना इंटू 4 साइन माइनस। क्या ये मैंने सही लिखा बच्चों? ये देखना, ये देखो अच्छा सवाल हो जाएगा, ये लेवल का सवाल हो गया, यहाँ से सीखना शुरू कर दो, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। डेल्टा यू ऑफ द ग्रेविटी कितना हो जाएगा बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस एम जी, और ये देखो कितना आया था, ये एच कितना आया था? तो 4 साइन 37, डेल्टा यू हो गया, प्लस स्प्रिंग का कितना हो जाएगा? हाफ
k इंटू 0.1 का स्क्वायर, फाइनल ये हो गया, इनिशियल 0 है, दिस इज डेल्टा u ऑफ द स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू mg cos 37 इंटू 4 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट साइन माइनस। क्या यहाँ से म्यू को निकाल के बताएगा कितना आ रहा है? सो बच्चों आज का क्लास मैंने कहा कि फिनिश कर दिया, तो तुम्हारा होमवर्क रहा HC वर्मा का क्वेश्चंस नंबर 28 to 48, try all the sum। ठीक है, सर एक्सरसाइज ना, हाँ एक्सरसाइज। बिफोर दैट you can solve, you can see solve example also exercise। और मैं बुकलेट से भी कुछ सवाल देता हूं, मैं बताता हूं, लेकिन ये तो ट्राई करना है, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, सारे सवाल पढ़ने, एक्सरसाइज एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेना, ओके। बाकी नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ूंगा। और अब बच्चों मेहनत करना शुरू कर दो, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सिलेबस थोड़ा फास्ट भागेगा, तुमने एक लेवल तक पहुंच गए हो, और फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। 20 सवाल ही तो दिए, 28 से लेकर के 48, 28 to 48, 20 सवाल ही हैं, और कुछ एक्सरसाइज का मैं सीट का भी भेजता हूँ।